English 201 Business and Technical English BS Psychology Lesson number 27 Feasibility Reports। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, इसलिए इनकी हम टिपिकल राइटिंग सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। All feasibility reports share one essential characteristics. They are written to help decision makers to choose between two or more courses of action. Even when a feasibility report seems to focus primarily on one course of action, the readers are always considering a second course. An example, leaving things the way they are, is to continue to use metal parts rather than plastic parts in sailboats. In many situations, however, readers will already have decided that some change is necessary and will be choosing between two or more alternatives. बेसिकली फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट जो होती है किसी भी मसले के हल में अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बताती है, यानी एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस बताती है कैसे इस मसले को हल किया जा सकता है, और ये डिसीजन मेकर की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। आमतौर पर जिन लोगों के लिए फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट लिखी जा रही होती है उन्हें मसले की नोयत का पता होता है और उसको ये भी पता होता है कि वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर चेंजिंग की ज़रूरत है। इसलिए वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट आता है उसके ऊपर रिलाय भी करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि लोगों को जो है प्रॉब्लम और उनकी सिचुएशन का आइडिया नहीं होता, इस वजह से वो पहले ही जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी चीज़ के ऊपर अमल करते हैं और चेंजिंग नहीं लेके आते अपनी लाइफ में। डिसीजन मेकर जो होता है उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं चेंज लेके आने के हवाले से, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुख्तलिफ़ सिचुएशन के अंदर सेम रहते हैं। इसी वजह से हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो भी सेम रहता है। जो डिसीजन मेकर होते हैं उनके 7 तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इन्हीं 7 क्वेश्चंस की बिना पर जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखी जाती है। डिसीजन मेकर का पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमारे लिए इन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को कंसीडर करने का क्या अहमियत है, क्यों हमें उनको कंसीडर करना चाहिए। Decision maker ask this question because they want to know why they have to make any choice in first place. You readers may need a detailed explanation of a problem to realize the importance of considering alternative course of action. On the other hand, if the reader are familiar with the problem, they may see the importance of considering the alternatives if you simply remind them the situation. बेसिकली डिसीजन मेकर्स को जो है हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है अपनी प्रॉब्लम के बारे में कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो किस नोयत का है और उसके लिए हमें किस तरह के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। रीडर्स का सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमने जो क्राइटेरिया यूज़ किया है अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, क्या वो रीज़नेबल है और अप्रोप्रिएट है, और हम लोगों ने जो क्राइटेरिया चूज़ किया है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के एम और उसकी नीड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। थर्ड उनके क्वेश्चन होता है कि आर योर फैक्ट्स रिलायबल। डिसीजन मेकर वांट टू बी श्योर दैट योर फैक्ट्स आर रिलायबल बिफोर दे कैन टेक एक्शन बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स। डिसीजन मेकर जो फैक्ट्स हैं यानी हकाइक हैं उनके बारे में उनके माइंड में क्वेश्चन होता है, वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो हम लोगों ने हकाइक तलाश किए हैं वो रिलायबल हैं, ट्रस्टेड हैं कि नहीं हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उनके माइंड में होता है वो है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। Readers want you to present an overview that highlights the key features of each alternative so that they can understand your detailed discussion of the alternatives. यानी जो हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, उनके की फ़ीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये क्या हैं और इनको चूज़ करने से क्या हासिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द ऑल्टरनेटिव्स स्टेक अप अगेंस्ट योर क्राइटेरिया। A heart of feasibility study is your evaluation of alternatives in terms of your criteria. Your readers want to know the result. यहाँ ये बात की गई है कि ऑल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस दिए गए थे उनकी इवैल्यूएशन करनी है कि क्या वो हमारे जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का क्राइटेरिया है जिसको हम लोगों ने बुनियाद रख के जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखी है, क्या हमारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, यानी हमारे जो सॉल्यूशन है वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो है रद्द अमल पेश कर रहा है कि नहीं कर रहा। बेसिकली यहाँ पे जो रीडर्स हैं वो रिज़ल्ट जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनके माइंड में आता है व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द ऑल्टरनेटिव, यानी जो आप लोगों ने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वगैरह बताए हैं उनके बारे में आप क्या कंक्लूजन क्रिएट करते हो।
आपने हर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के बारे में एक जनरल कंक्लूजन देना है। Decision makers need to know your conclusion because these overall judgments from the basis for decision making। यानी जो डिसीजन मेकर हैं वो हर ऑल्टरनेटिव के बारे में आपका एक कंक्लूजन चाह रहे हैं, क्योंकि इन कंक्लूजन की बेस पर ही उन्होंने जजमेंट करनी है और एक डिसीजन लेना है। नेक्स्ट जो डिसीजन मेकर हैं उनके माइंड में क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, यानी कि आप क्या सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए। In the end, your readers must choose one of the alternative courses of action because of your expertise on the subject. They want you to help them by telling what you recommend. बेसिकली जो डिसीजन मेकर हैं वो एंड पे जब हमारे तमाम ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं उसके अंदर से एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो पर्सन फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहा होता है वो उसके एक्सपर्टीज़ को जो है वो मानते हैं और उसके कही हुई बात को मानते हैं, इसी वजह से उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर अमल करते हैं। अब हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। You may combine the elements in many different ways depending on your situation. For instance, you may integrate your conclusions into your evaluations, or you may omit a separate discussion of criteria if they need no special explanation, but it's better to include each of the 7 elements based on understanding of your purpose, audience and situation। बेसिकली यहाँ पे ये बात की गई है कि हमारी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, यानी हम लोग इन 7 में से किसी चीज़ को ऐड या माइनस कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर हम कंक्लूजन को जो है इवैल्यूएशन के अंदर ही ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने क्राइटेरिया के सेपरेट डिस्कशन को ओमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मगर बेहतर यही है कि 7 में से 7 एलिमेंट्स को ही अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाए। बट ये कि हम अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इन 7 में से कितने एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे ये वहाँ के अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इन 7 एलिमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग डिसीजन मेकर के इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंसीडर दीज ऑल्टरनेटिव्स, यानी डिसीजन मेकर्स के लिए जो है ये ऑल्टरनेटिव जो हम लोग तरीके बता रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं, उनको यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम लोगों को उनको कायल करना होगा और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। सो बेसिकली योर फिजिबिलिटी स्टडी विल हेल्प योर रीडर सॉल्व और अचीव देयर गोल, यानी कि हमारी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसकी स्टडी से डिसीजन मेकर्स को जो है अपने गोल अचीव करने में मदद मिलेगी। हम लोगों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है या ऐसा सिग्निफिकेंट गोल चूज़ करना होता है जो पढ़ने वाले लोगों के मसले के ऊपर मबनी होता है, जैसे कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ़ रिजेक्टेड पार्ट्स, इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर रिजेक्टेड पार्ट्स को जो है वो कम कर दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इसको हम एक मिसाल की मदद से देख लेते हैं। एक आदमी जिसका नाम फवाज़ है और वो एक पेपर मिल के अंदर काम कर रहा है। वहाँ पे जो प्रोसेस इंजीनियर हैं उन्होंने उसको कहा है कि एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करे। सो बेसिकली वहाँ पे ऑलरेडी एक मटेरियल यूज़ होता है जिसको टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं, जो कि पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है, पेपर की हाई ब्राइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फवाज़ ने प्रॉब्लम को फाइंड किया है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सो प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद फवाज़ जो है उसके ऊपर उसके ऑल्टरनेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, जो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड के ऑल्टरनेट कोई मटेरियल होगा। सो उसने एक ऑल्टरनेट मटेरियल बताया जिसका नाम है सिलिकेट एक्सटेंडर। उसने कहा इसकी जो प्राइस है वो 500 पर टोन है। सो कह सकते हैं कि ये आधी कीमत पर हमें मिल रहा है और ये सेम वही फ़ायदे दे रहा है जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड दे रहा है। अब जब वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखेगा तो उसका इंट्रोडक्शन वो किस तरह से लिखेगा, इस चीज़ को कैसे मेंशन करेगा, वो हम देख लेते हैं। To determine whether we could enjoy a similar savings for our 30-pound book paper, I have studied the physical properties, material handling requirements and cost of two silicate extenders, Trisol 606 and Xenolux 26T। सो बेसिकली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी स्टडी के थ्रू जो है ये चीज़ देखी है कि ये 2 सिलिकेट एक्सटेंडर्स के थ्रू क्या हम लोग भी सिमिलर सेविंग का फ़ायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर दूसरी चीज़ ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि जो राइटर है उसने क्या किया है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
आमतौर पर जो लॉन्ग फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं उनके इंट्रोडक्शन में मेन कंक्लूजन और मेजर रिकमेंडेशन दी जाती है, और फवाज़ ने भी जो है बिल्कुल इसी तरह से अपने जो इंट्रोडक्शन था उसी के अंदर रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन जो है वो दे दी थी। I concluded that one of the silicate extenders, Xenolex 2060, looks promising enough to be tested in a mill run. इसके बाद हम एक और मिसाल देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की। एक लड़की है जिसका नाम है शाजी और एक वो बैंक में काम कर रही है, और वो बैंक वाले जो हैं एक न्यू ब्रांच खोलना चाह रहे हैं सब अर्बन कम्युनिटी के अंदर। उसने गुलबर्ग के अंदर जो अलशामी बैंक है इसकी ब्रांच खोलने की फिजिबिलिटी के ऊपर बहस करनी है, जिसके अंदर उसने बैंक के इंटरेस्ट को या बैंक की जो दिलचस्पी है उसके बारे में भी बात करनी है। वो इस तरह से कुछ इंट्रोडक्शन करेगी। इन द पास्ट अल शामी बैंक हैज़ अप्रोच द ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस विद ग्रेट केयर, विच इज़ अनडाउटेबली अ मेजर रीज़न वाई इट हैज़ बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल स्मॉल प्राइवेटली ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन गुलबर्ग। यहाँ पे उसने ये बात की हुई है कि माजी में भी जो है अल शामी बैंक ने अपनी न्यू ब्रांचेस ओपन की और अपने जो है कस्टमर्स के लिए केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल और स्मॉल प्राइवेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गुलबर्ग में। अब वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही कंक्लूजन करते हुए कह रही है, ओवरऑल गुलबर्ग ऑफर्स एन अपीलिंग अपॉर्चुनिटी बट वुड प्रेजेंट अल शामी बैंक विद सम चैलेंजेस इट हैज़ नॉट फेस्ड बिफोर। यानी वो कहती है मजमूई तौर पर गुलबर्ग एक पुरकशिश मौका पेश करता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने में मिलती हैं, लेकिन अल शामी बैंक को कुछ ऐसे चैलेंजेस भी पेश किए हैं जिसमें इसने पहले सामना कभी नहीं किया था। इसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज़ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग शाजी की ही एग्जांपल देखते हैं तो उसने कौन सा क्राइटेरिया सेट किया था, हम उसकी बात कर लेते हैं कि जिस इलाके में हम लोग जो है न्यू ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे जो मार्केट है वो इतनी अवेलेबल है कि वहाँ पे लोग आएँ और डिपॉजिटर्स जाएँ और वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाएँ, और इस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो दूसरे बैंक ब्रांचेस से अपना बैंक अकाउंट ख़त्म करके हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो अपना अकाउंट खुलवाएं, यानी कंपटीटर्स के मुकाबले में हमारा बैंक अकाउंट कितना तरक्की करेगा। इसके साथ साथ इस चीज़ का तयन किया जाए कि जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं वो हमारी ब्रांच को रन करने के लिए हमारे पास जो है इनफ है, और जो प्रॉफिट होगा डिपॉजिट्स का क्या वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगा। दो तरह से क्राइटेरिया को प्रेजेंट किया जा सकता है। डिवोटिंग अ सेपरेट सेक्शन टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोरिंग दैम, राइटर्स ऑफन डू दिस इन लॉन्ग रिपोर्ट्स और इन रिपोर्ट्स वेयर द क्राइटेरिया themselves required extended explanation. And secondly, integrate your presentation of criteria into other elements of the report. बेसिकली लॉन्ग रिपोर्ट्स के अंदर जो है क्राइटेरिया को एक एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो बनाया जाता है या अलग से लिखा जाता है, लेकिन एक और तरीकाकार ये है कि अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइटेरिया को और एलिमेंट्स जो दूसरे हैं रिपोर्ट के उनको इकट्ठे जोड़ दिया जाए और इकट्ठे ही एक्सप्लेन कर दिया जाए। जैसे कि फवाज़ की ही रिपोर्ट के अंदर उसने जो है इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो क्राइटेरिया था उसको भी मेंशन कर दिया था, यानी उसने इस चीज़ को मेंशन कर दिया था कि उसको किन किन चीज़ों का तयन करना है। इसके बाद ये बताया गया कि जनरल क्राइटेरिया का कोई ना कोई नेम ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि क्या इम्पोर्टेंस है अगर हम लोग जो है वो क्राइटेरिया को इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक्सप्लेन कर दें तो उसका क्या फ़ायदा होगा। फर्स्ट, your readers could know the validity of your conclusions depend on the criteria you use to evaluate the alternatives, and they want to evaluate the criteria themselves. Second, your discussion of the criteria tells your readers a great deal about the scope of your study. Third, your decision of alternative courses of action will make much more sense to your readers if they know in advance the criteria of their evaluation. सबसे पहले तो जो हमारे रीडर्स हैं वो ये जान सकते हैं कि हमारे नताइज या कंक्लूजन जो हैं वो कितने दुरुस्त हैं, और वो इस चीज़ का अंदाज़ा जो है क्राइटेरिया की बेस पे करते हैं कि हम लोगों ने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था ऑल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करने के लिए। दूसरा, स्कोप ऑफ स्टडी का जो है उन्हें पता लगता है कि हमारी स्टडी का क्या स्कोप है। तीसरा ये है कि जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज़ के बारे में हमारा फ़ैसला होता है वो हमारे रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा मायनी खेज़ होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोर्सेज ऑफ योर क्राइटेरिया।
आमतौर पर जो शख्स हमें स्टडी करने के लिए कह रहा होता है वही हमें क्राइटेरिया बता देता है, वही हमें प्रॉब्लम बता देता है कि किस मसले को और किस सिचुएशन को हम लोगों ने हैंडल करना है, किस मसले को जो है हम लोगों ने उसका आंसर फाइंड करना है, उससे ऑल्टरनेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। लेकिन कुछ हालात में जो रीडर्स होते हैं या डिसीजन मेकर होते हैं वो इस चीज़ का फ़ैसला आपके ऊपर भी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो है वो ज़्यादा नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, इसलिए आप ही जो है वो क्राइटेरिया की निशानदेही करें। तो अगर आपको क्राइटेरिया की निशानदेही करनी हो तो आप इन 4 चीज़ों को माइंड में रखते हो। विल द कोर्स ऑफ एक्शन रियली डू व्हाट्स वांटेड, यानी कि क्या जो हम लोग एक्शन लेने वाले हैं ये वही हासिल करेगा, उसका रिज़ल्ट आएगा जो हम हासिल करना चाह रहे हैं। क्या हम जो रिज़ल्ट आएगा उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं और क्या ये डिज़ायरेबल है। किन मेथड्स के थ्रू जो है हम लोग फैक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। हमारे जो रीडर्स होते हैं वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आर योर फैक्ट्स रिलायबल। सो रीडर्स को मुतमईन करने के लिए अपने फैक्ट्स की रिलायबिलिटी के बारे में उनको डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट जगह से जो है वो हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम इन सोर्सेज के नाम देख लेते हैं, जिनमें लाइब्रेरी रिसर्च शामिल है, कॉल्स टू मैन्युफैक्चरर शामिल है, इंटरव्यूज़ शामिल हैं, मीटिंग विद अदर एक्सपर्ट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सर्वेज एंड लेबॉर्ट्री रिसर्च शामिल हैं। द अमाउंट ऑफ डिटेल यू नीड टू प्रोवाइड डिपेंड अपॉन योर रीडर एंड सिचुएशन, यानी किस तरह के आपके रीडर्स हैं और किस तरह के आप सिचुएशन को फाइंड कर रहे हो उसके मुताबिक आपने जो है ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे हमारा गोल सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम लोग जो है वो अपने रीडर्स को सेटिस्फाई कर सकें कि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रस्ट वर्दी है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करके उसको जो है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर लेके आ सकते हो। Description of your method depends on how many different techniques you used. If you use 1 or 2 techniques, you could describe each in paragraph or section. But if you use several techniques, you might mention each of them at the point at which you discuss the results obtained. तो हम लोगों को अपने फैक्ट्स को रिलायबल बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। अगर तो हम लोगों ने सिर्फ 1 या 2 टेक्निक्स को यूज़ किए तो उनको हम लोग जो है एक एक पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अगर हमने 1 से ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ किया है तो उनको रिज़ल्ट जब हम लोग मेंशन कर रहे होंगे उसके साथ साथ एक एक टेक्निक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव। बिफोर यू बिगिन योर डिटेल्ड एवेलुएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स यू मस्ट बी श्योर दैट योर रीडर अंडरस्टैंड व्हाट द ऑल्टरनेटिव्स आर। अपने ऑल्टरनेटिव के बारे में एक डिटेल एवेलुएशन करने से पहले आपके रीडर्स को इस बारे में पता होना चाहिए कि आपके ऑल्टरनेटिव्स कोर्सेज़ हैं क्या, और आप इसको जो है चंद अल्फाज में भी बयान कर सकते हो। ये आपने रिपोर्ट के और मौका के मुनासबत से देखना है कि आपके ऑडियंस किस तरह के हैं और वो किस तरह की इसकी एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं। कुछ ऐसी हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिनके बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत डिटेल में देने की ज़रूरत होती है और इसके बाद ही उनके ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एवेलुएशन। बेसिकली एवेलुएशन जो होती है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का हार्ट होता है, यानी कि मरकज़ी किरदार होता है। इन मोस्ट ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडीज़ राइटर्स ऑर्गेनाइज द एवेलुएशन सेक्शन अराउंड देयर क्राइटेरिया। ज़्यादातर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जो स्टडीज़ होती हैं उसके अंदर एवेलुएशन का जो सेक्शन होता है वो क्राइटेरिया के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। इसके बाद कंक्लूजन आता है। ये कंक्लूजन आर ओवरऑल असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन यू स्टडीड। यू माइट प्रेजेंट योर कंक्लूजन इन 2 or 3 places in your report. You should certainly mention them in summary from the beginning of your report. सो कंक्लूजन क्या होता है कि हमारी ओवरऑल क्या असेसमेंट थी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में, वो चीज़ होती है। इसके अलावा कंक्लूजन को हम लोग 2 या 3 जगहों पे भी मेंशन कर सकते हैं रिपोर्ट के। हम ख़ास तौर पे समरी के अंदर जो है कंक्लूजन लाजमी देना होता है। कंक्लूजन जो होता है वो नताइज के ऊपर डिपेंड करता है और कंक्लूजन की बिना पर जो पढ़ने वाला बंदा होता है उसको समझ आ जाता है कि हमारी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसमें क्या चीज़ मेन बात की गई है और किन किन पॉइंट्स को जो है वो देखा गया है, कौन कौन से क्राइटेरियाज़ मेंशन हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ आती है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में हमसे क्योंकि जो डिसीजन मेकर होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, यानी आपके ख्याल में हम क्या कर सकते हैं, जो आपके रिज़ल्ट्स आए हैं उनकी बेस पे हम क्या करें। सो हमने उनको बताना होता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। उनको रिकमेंड करना होता है कि आप जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो और किन किन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम जो होता है उसका सलूशन प्रोवाइड करते हैं और उसके एक से ज़्यादा सलूशन प्रोवाइड करते हैं, और डिसीजन मेकर जो होता है वो उसको हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद और हमारी रिकमेंडेशन पढ़ने के बाद उसमें से कोई एक अच्छा सलूशन जो है वो चूज़ करता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।